बोलो भारत माता की, भारत माता की। संत गुरु रविदास महाराज की, संत गुरु रविदास महाराज की। भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर जी की, बाबा साहब अंबेडकर जी की। आज के इस दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह में दूर दूर से पधारे हमारे सभी श्रद्धा योग्य भाइयों बहनों, मंच पर विराजमान अपना नेतृत्व, जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली से पधारे भारत सरकार के हमारे कानून एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन सिंह मेघवाल जी, पार्टी के अपने महामंत्री आदरणीय श्री दुष्यंत गौतम जी, उपस्थित सभी अन्य हमारे नेतागण, सांसद, पूर्व सांसद, वर्तमान के सांसद, हरियाणा सरकार के मंत्रीगण, हमारे समाज के सभी पदाधिकारीगण, अन्य सज्जनों, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, यह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हमको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को एक संदेश दिया था, और वो संदेश न्याय के लिए था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय की जीत होनी चाहिए, जो न्याय प्रिय है वही पक्ष आगे बढ़े। दुनिया का यह पहला उदाहरण है कि किसी युद्ध के मैदान में जीवन जीने का एक सार, एक महत्वपूर्ण बिंदु, जिसको बाद में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी उसी दिशा में जाकर के सबके प्रति न्याय, इस बात का उल्लेख किया। आज प्रसन्नता इस बात की है कि जिन भगवान कृष्ण जी के संदेश को हम आज याद कर रहे हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण जी का आज जन्मदिन है, आज जन्माष्टमी है। इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। अवसर तो जन्माष्टमी का है, लेकिन जिस स्थान पर हम बैठे हैं, ये स्थान गुरु रविदास जी को हमेशा हमेशा हमारे बीच में स्मरण उनका बना रहे, उनकी याद में एक भव्य स्मारक यहां बनाया जाएगा। ये स्थान हरियाणा सरकार ने पिछले साल अलॉट कर दिया। यहां एक भव्य स्मारक बनेगा ताकि इसी स्थान की याद आज के इस सम्मेलन के कारण से ही बनी रहे कि वो स्मारक बनने से पहले भी हम लोगों ने वहां एक सम्मेलन किया था, और उस सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर जी की वो सब बातें हमने याद की थी जो आज हमको जीवन जीने का रास्ता दिखाती है। भाई बहनों, दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज बाबा साहब को अगर हम याद करते हैं तो एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे, समाज सुधारक थे, चिंतक थे, संविधान लेखक, उन्होंने संविधान की मूल रचना उन्होंने की, और राष्ट्र निर्माता, और फिर वर्तमान सरकार के समय में भारत रत्न की उपाधि प्राप्त करने वाले। हम भले ही कितनी उपाधियां दे दें, लेकिन अगर बाबा साहब से अगर उस समय पूछ लिया जाता कि आपको कौन सी उपाधि पसंद आएगी, तो मैं आज एक निश्चित मत बनाकर कह रहा हूं कि वो ये कहते कि मुझे वंचितों का, गरीबों का, दलितों का, उनकी पीड़ा दूर करने वाला एक व्यक्ति, यही मुझे उपाधि चाहिए और मुझे कोई उपाधि नहीं चाहिए, जरूर कह देते। भाई बहनों, एक बहुत बड़े विषय को लेकर के आज हमारे सभी वक्ता ये चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। मैं तो जब मैं संघ का प्रचारक था, उस समय हरियाणा भर में घूमना होता था, और उस घूमते समय जो समाज की दिशा देखी, वो दयनीय दिशा अपने समाज की बस्तियों में, उनके
अपने नौजवानों को मिलने से जब पता लगता था तो बड़ी पीड़ा होती थी। पीड़ा का यह बीज 1960 में मेरे मन में तब आया जब मैं बहुत छोटा था, बालक था, स्कूल पढ़ने के योग्य अभी हुआ था। गांव की गली में कभी कभी घूमते थे, दृश्य देखते थे क्या हो रहा है। मैंने एक बुढ़िया, आयु लगभग अंदाज 90 साल की रही होगी, क्योंकि वो झुक के चलती थी, हाथ में डंडे का सहारा लेके चलती थी। गांव की गली में वो जाते हुए मैंने देखा, बाहर गई होगी, क्योंकि उस समय तो शौच के लिए इसके लिए सब बाहर ही जाते थे, सुबह सुबह का समय था। और जब आ रही थी वापस तो मैंने वहां से देखा उस दृश्य को, एक व्यक्ति सामने से आ रहा था। वो माता बुढ़िया थोड़ा सा उस व्यक्ति से किनारा करके दूर हटके और जाने लगी। अचानक उसकी डंडी नीचे कहीं लगी या पैर फिसला, वो गिर गई और गिरते ही उस नौजवान ने उसको उठाया और उठाते ही जैसे वो खड़ी हुई उस नौजवान को गालियां देने लग गई। हमको नहीं समझ में आया कि उस नौजवान ने तो उसको सहारा दिया, उसको खड़ा किया, गिर गई थी, फिर भी उसने जो गालियां दी उस समय समझ तो नहीं आई। बहुत दिनों के बाद समझ में आई। जब वो बुढ़िया घर गई, घर जाने के बाद बुढ़िया ने स्नान किया, कपड़े बदले, फिर उसने अपने दिनचर्या शुरू की, खाना खाया। मुझे वहां के उनके परिवार के लोगों ने बताया कि आज बुढ़िया गिर गई थी, गिरने के बाद उसने पट्टी नहीं कराई, वो जाकर के नहाई थी। मैंने उस व्यक्ति से, उनका जो घर का परिवार का सदस्य, बाद में कुछ वर्षों के बाद पूछा, मैंने कहा वो घटना मेरे दिमाग में कौन रही है। वो जो बुढ़िया थी उसने अपनी चोट की परवाह नहीं की, वो जाकर के घर में पहले नहाई, कपड़े बदले, फिर खाना खाया। ऐसा क्यों किया उसने? तो उस नौजवान ने, भले उस परिवार का जवान था लेकिन दुखी वो भी था, उसने उस बुढ़िया के मन का जो एक विषय था वो बताया। ये बुढ़िया जब किसी के साथ से निकलती है तो ये भर किसी से बच के निकलती है, और बच के इसलिए निकलती है, पता नहीं ये व्यक्ति जो साथ से जा रहा है ये कौन होगा, किस जाति का होगा। कोई जानकार है तो ठीक है, अनजान है तो वो उसको गालियां भी देती है। सब कुछ बुढ़िया की गाली का कोई बुरा मानता नहीं था, लेकिन उसकी एक आदत बन गई थी। यानी किस प्रकार की पीड़ा ऐसे व्यक्तियों के सोच में उसमें रही होगी। हम खेतों में जाते थे, मजदूर काम करते थे। मजदूरों के अगर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तो उसके बर्तन अलग होते थे, उसका पानी का मटका अलग होता था। रोटी भी कोई किसान का परिवार का आदमी उसको पकड़ाता था तो ऊपर से पकड़ाता था। ये पीड़ा उस समय की आज भी जागती है। ये कैसा समाज है जिस समाज में व्यक्ति व्यक्ति में इतना भेद, लेकिन बात तो 50-60 साल पुरानी है। मैं डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी को इस बात का श्रेय देता हूं जिन्होंने संविधान लिखा और इस संविधान में सबको बराबरी का हक मिले, ये बात उन्होंने सुनिश्चित की। ये बात उन्होंने सुनिश्चित की। परिणाम धीरे धीरे निकलता है ऐसी चीजों का। सामाजिक बुराइयां होती हैं, एकदम कानून से तो निकलती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उस स्थिति में मजबूरन सरकारों को उस पर बढ़ना पड़ा, क्योंकि संविधान का हिस्सा बन चुका था। अगर संविधान में न लिखा होता तो मैं दावे से कह सकता हूं कि कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से उन्होंने 55-60 साल इस देश में राज किया, उन्होंने हमेशा इस भेदभाव को बनाए रखा। अम्बेडकर जी का विरोध तो बता ही चुके, हमारे मेघवाल जी ने बताया कि कैसे चुनाव के अंदर उनको हराया, दूसरे चुनाव में हराया। मुझे तो यहां तक पता है कि जब संविधान निर्माण करने के लिए एक उससे पहले एक 9 लोगों की समिति बनी थी, उस संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, उसका दायरा तैयार करने के लिए एक समिति छोटी बनी थी। इन लोगों ने उस 9 लोगों की समिति में बाबा साहब को नहीं डाला। उसके बाद फिर संविधान सभा का गठन हुआ, 100 कुछ मेंबर उसके बने। हर एक प्रदेश से, वहां से नाम प्रदेश की सरकारें जो बनी थी या जो उस समय की नोमिनेटेड सरकारें थी, उनसे मंगवाए गए। कांग्रेस के लोगों ने महाराष्ट्र से बाबा साहब का नाम संविधान सभा में और रिकमेंड नहीं किया। आखिर बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर को, इतने विद्वान व्यक्ति हैं, समाज की यानी चिंता करने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों को संविधान में जरूर, सभा में जरूर जाना चाहिए। बंगाल से इनका नाम नॉमिनेट होकर के आया। मित्रों, बहुत सी चीजें ऐसी हैं
जिस संविधान को लेकर के आज बहुत सी बातें यहां कही गई हैं, उस संविधान का जो भी कुछ विषय है, बहुत कुछ कहा जा चुका है मित्रों। लेकिन संविधान की जो बातें लिखी हुई हैं बराबरी की, इन्होंने कभी पूरा नहीं होने दिया। आरक्षण भी दिया तो मजबूरी में दिया, क्योंकि संविधान में लिखा है, संविधान के अनुसार कानून बन गया है, मजबूरी में दिया। और उस मजबूरी में भी कभी आरक्षण के नाते से मिली सीटों को किसी प्रदेश में, केंद्र में पूरा नहीं होने दिया। लाखों की संख्या में सारे देश में, और बैकलॉग जो बचा रहा, अब एनडीए की सरकार चाहे केंद्र में रही हो चाहे प्रदेशों में आई है, उन्होंने उस बैकलॉग को पूरा करने का काम ये किया है। बचा हुआ आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। बहुत बातें यहां बताई गई हैं। मैं तो इतना ही कहता हूं कि इस सारे संकल्प को करने के लिए, चाहे वो राजनीतिक बातें हों, सामाजिक बातें हों, इन गरीबों की, दलितों को, इनकी जो तकलीफें हैं, इसको समझने के लिए और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। पिछले 9.5 साल हरियाणा में मुझे मौका मिला कि कैसे समाज के अंदर और एक रूपता, समानता, बराबरी कैसे लाई जाए। बहुत उल्लेख हमारे पूर्व वक्ताओं ने किया है, हमारे सुदेश कटारिया जी ने भी किया है। बहुत प्रभावित है इन सब बातों से। मेरा जीवन डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ साथ पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को भी पढ़ने का रहा है। दत्तोपंत ठेंगड़ी की जीवनी मैंने पढ़ी है। दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ऐसे शख्स थे जो बाबा साहब जी का 1954 का चुनाव था, उसमें उनके पोलिंग एजेंट थे बाबा साहब अम्बेडकर। संयोग से सब लोग मिलकर के बाबा साहब को लड़ा रहे थे। दत्तोपंत ठेंगड़ी उनके बारे में जानते नहीं थे, लेकिन जब चुनाव लड़ते उनका संबंध आया, महीना 2 महीने का रहा होगा, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं प्रभावित हूं इस व्यक्ति से। बाबा साहब अम्बेडकर ही समाज की पीड़ाओं को जानते हैं। उनके ऊपर उन्होंने एक पुस्तक लिखी। सबसे पहली पुस्तक दत्तोपंत ठेंगड़ी ने लिखी, वक्तृत्व और कर्तृत्व। क्या था? डॉक्टर अंबेडकर वक्तृत्व और कर्तृत्व, कि जो बोलते हैं वो करते हैं। ये दत्तोपंत ठेंगड़ी की लिखी पुस्तक है 1954 के चुनाव के बाद की। तब वो पुस्तक गई लोगों के पास, तब उनका, लोगों का जो खुला एकदम अंदर से उनको पता लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या सोचते हैं। उन्हीं ने बनो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के राष्ट्रीय महामंत्री होते थे। उन्होंने भी प्रभावित होकर के कहा कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति का भला नहीं होगा, देश और समाज सुखी नहीं हो सकता। उन्होंने अंत्योदय का और उसको नाम दिया। मुझे सौभाग्य मिला है कि देश के अंत्योदय मिशन का 3 साल तक पार्टी ने मुझे काम दिया। सारे देश भर में मैं घूमा, हरियाणा में उन चीजों को लागू करने का भी शुरुआत की। हमने कहा ये जो दबंगई व्यक्ति के लोग हैं, ये जो धिंगामस्ती करते हैं, जो बिल्कुल भी निर्बल को लाइन में लगने नहीं देते हैं, सब चीज उनकी हड़पने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को घर बैठे कैसे हम सुविधा पहुंचा सकते हैं। हमने परिवार पहचान पत्र बनाया। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आज हरियाणा में हर परिवार का डाटा हमारे पास है। कौन व्यक्ति पीड़ित है, किसकी जरूरत क्या है, परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने रोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितनों की पढ़ाई क्या हुई है, वो व्यवसाय क्या करते हैं, और जिसकी जरूरत है उसके हिसाब से उसको, चाहे राशन कार्ड की बात है, चाहे आयुष्मान भारत की बात है, चाहे उसको ओल्ड एज पेंशन की बात है, चाहे घर में चूल्हा देने की बात है, मकान देने की बात है, कितनी योजनाएं मोदी जी ने शुरू की, हमने घर बैठे उनको पहुंचाई हैं। और मैं दावे से कह सकता हूं उसमें सबसे ज्यादा लाभान्वित अगर कोई है तो मेरा यह अनुसूचित समाज है, पिछड़ा वर्ग समाज है, इनको सबसे ज्यादा लाभ मिला। एक आंकड़ा बता देता हूं। हमारे आने से पहले राशन कार्ड लेने वाले, बीपीएल का लाभ लेने वाले, भले वो अनुसूचित जाति भी थे, बाकी सब भी थे, उनकी संख्या 27 लाख थी। और आज 9-10 साल के बाद आज हरियाणा में वही संख्या बढ़ करके 51 लाख हो गए। 51 लाख मित्रों, जो 27 लाख थे, 51 लाख लोगों को लाभ मिला है। जो बड़े हैं वो ये पिछड़ा, दलित, वंचित समाज, इसमें से बढ़ करके आए हैं। तो मेरा जो मैंने अनुभव आपको बताया, मैं जब फील्ड में घूमता था, दत्तलाल कटारिया जी की बात हमारे सांसद जी ने की। ये लाडवा विधानसभा में, लाडवा कस्बे में उनका घर, पुराना घर, जहां उनके पिताजी ज्योतिराम जी, मैं एक बार दत्तलाल कटारिया, हमारे पार्टी के वो पदाधिकारी हो चुके थे, घर गया मिलने के लिए।
उनके पिताजी जूती गांठ रहे थे और रतनलाल जी कटारिया साथ बैठे उनका सहयोग कर रहे थे। आगे चल करके वो मेंबर पार्लियामेंट बने, केंद्र में मंत्री बने। मुझे वो आज याद है कि ज्योतिराम जी ने अपने आखिरी दम तक जूती बेचने का, जूती गांठने का काम छोड़ा नहीं। उनका कि ये मेरा पुश्तैनी काम है, मैं अपने काम को नहीं छोड़ूंगा, मेरा बेटा कितना ही बड़ा बन जाए, अपने काम के प्रति स्वाभिमान भी समाज में है। तो ऐसे ऐसे दृश्य देखे। एक हमारा कार्यकर्ता यमुनानगर के अंदर नंदगढ़ गांव है, छोटा बालक था, शाखा में आने लगा, किसी को पता नहीं किसका बालक है, कौन है, जाति क्या है। हम लोग शाखा के बाद 2-3-4 लोग उसके घर चले गए, घर में बैठे, जाके देखा झोपड़ी है, चारपाई बिछा दी, आंगन के बैठो भाई साहब। मैंने कहा पानी लाओ, जरा पानी पीना है। बड़ा संकोच कि वैसा मैं पानी जरा पड़ोस के घर से मंगा के दूंगा। मैंने कहा अपने घर का पानी लाओ ना, पड़ोस से क्यों लाओगे? बहुत संकोच, बताया नहीं, बार बार पूरे दिन पर पूछा। मुझे ने कहा देखो हम जो हैं अनुसूचित जाति के लोग हैं और मैं नहीं चाहता कि आपको मैं अपने घर के गिलास में पानी दूं। पड़ोस में ब्राह्मण का घर है, उसके घर से पानी लाऊंगा, उसका नाम सुभाष है और हमारे इस कार्यकर्ता नाम अमर सिंह है। आज वो भी अध्यापक के बाद रिटायर हो चुका है और आज तो शॉर्ट सिलेक्शन बोर्ड में, कमीशन में वो मेंबर है अमर सिंह, जो उस समय का 1900 और ये बात है 82-83 की 84 की। उसने मुझे पानी पिलाने से इसलिए मना किया कि हम अनुसूचित जाति के लोग हैं, आपको घर से नहीं पास से पड़ोस से पानी लाता हूं। एक हीन भावना मन में भी थी, लेकिन आज मित्रों मुझे खुशी है, प्रसन्नता कि वो समाप्त हुई है। अपने समाज ने अपना एक स्थान बनाया है। इस बात का अगर श्रेय किसी को दे सकते हैं तो निश्चित रूप से वो बाबा साहब अम्बेडकर को ही दे सकते हैं। मैंने अपने आप को बहुत जोड़ा है इस समाज के साथ। हरियाणा में हमने संत महापुरुष सम्मान, विचार सम्मान योजना ये शुरू की, चाहे उसमें बाबा साहब अम्बेडकर की, गुरु रविदास जी की, संत कबीर जी की, महर्षि वाल्मीकि जी की, इनकी सबकी जयंतियां सरकारी तौर पर मनाने का काम किया। और मैं तो संत कबीर जी के जीवन से प्रभावित हुआ। एक दोहा उनका, कबीरा खड़ा बाजार में, आगे क्या है, सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से। इतना प्रभाव हुआ मेरे ऊपर, मैंने जाते ही चंडीगढ़ में जो सीएम का आवास है उसके बाहर लिख दिया भगत संत कबीर कुटीर। आज भी सीएम आवास का नाम संत कबीर कुटीर है। मैं भले ही सीएम नहीं रहा, आज हमारे अपने नायब सिंह सैनी वहां सीएम आए हैं, उनको तो निश्चित रूप से नाम रखना ही है। आज से 10 साल 20 साल 30 साल बाद भी मुख्यमंत्री कोई भी आएगा, संत कबीर कुटीर का नाम बदलने की हिम्मत नहीं करेगा, नहीं कर सकेगा। एक सिद्धांत बन गया। तो जीवन के अंदर इन चीजों का जो हमको एक आनंद हुआ, उस आनंद के कारण से हमने बहुत सी चीजों को आगे बढ़ाया। हमने अंत्योदय की इस गाथा को आगे बढ़ाते हुए रोजगार के नाते से भी मिशन मेरिट रख करके सरकारी नौकरियां हमने मेरिट पर देनी शुरू की। और मुझे पता है कि हो सकता है पढ़ाई लिखाई में हमारे बच्चे कमजोर रहे हों, लेकिन जो होशियार बच्चे भी थे उनको भी पूर्व की सरकारों के समय उनकी दबंगई इतनी चलती थी कि उनको मेरिट होते हुए भी कोई लाइन में लगने नहीं देता था। उनके पेपर रद्द कर देना, उनको बाहर कर देना, इंटरव्यू में बाहर कर देना, और बिना परीक्षा के इंटरव्यू लेकर के भर्ती करने का भी पिछली सरकारों का एक अभ्यास रहा है। हमने कहा नहीं, हम पढ़ाएंगे भी, योग्यता भी खड़ी करेंगे और योग्यता को जिसका अधिकार बनता है उसको नौकरियां देंगे। एक विषय और भी हमने किया कि हमने सोशो इकोनॉमिक के आधार पर, सामाजिक आर्थिक आधार पर 5% अंक ये अतिरिक्त भी दिए और ज्यादा भी दिए, जिसमें से मैंने हिसाब लगाया कि ज्यादातर 70-80% लोग उसका लाभ हमारे अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग समाज को ही मिला, ताकि गरीब लोग तो वही हैं, उन्हीं की आमदन परिवार की कम है, उन्हीं के घर में पहले कभी नौकरी लगी नहीं है, ऐसे सबको 5% अलग नंबर देकर के उनको नौकरी में लगाया। ये वैसे ही नहीं होता, हमने कोई राजनीति के लिए नहीं किया, लेकिन समाज की पीड़ा को देखते हुए उसके उनके स्थान को कैसे बढ़ाया जाए, मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इसलिए हमने किया। मित्रों, हमारे साथी कांग्रेस के मित्र इसमें भी रोड़ा बन के खड़े हो गए। उन्होंने भर्ती रोको गैंग खड़ा कर दिया कि यूं अगर चलता रहा
तो फिर जो दूसरे दूसरे लोग बच्चे उनके नौकरी लगते रहेंगे, हमारे नेताओं के बच्चे, हमारे अधिकारियों के बच्चे, आप उस समय से पहले नौकरी उठा कर देख लो, चाहे HCS की हो, चाहे क्लास 1 के अन्य अधिकारियों की हो, क्लास 2 की हो, इन नेताओं के और उनके कर्मचारियों के, अधिकारियों के बच्चे, लाइन लगी पड़ी है उनके बच्चों की जो नौकरियां लगे हैं। क्या सबसे मेरिट पर वो थे और आ नहीं सकते क्या? मेरिट पर सब घरों से है। हमने जब HCS का पहली बार परिणाम निकाला, एक रिक्शा पुलर का बच्चा HCS बन के आ गया, एक खेत में मजदूरी करने वाला का बच्चा वो पटवारी बन के आ गया, वो तहसीलदार बन के आ गया, जिनको उम्मीद ही नहीं होती है। मित्रों, एक मेरिट पर अगर हमने किया है तो इसमें सबसे ज्यादा अगर लाभान्वित हुआ है तो ये हमारा गरीब समाज का परिवार हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर एक व्यवस्था की कि हर किसी को वोट का अधिकार ये होगा, लेकिन हमारे कांग्रेस के भाई हमेशा जो इनके प्रभाव वाले जितने बूथ होते थे, बूथ कैप्चरिंग का सिलसिला ये करते थे। हमारे गरीब वंचित समाज के लोग, अनुसूचित समाज के लोग जब बूथ पर पहुंचते थे, पहले तो कहते थे शाम को आना, शाम को पहुंचते थे तो कहते तुम्हारा तो वोट डल गया, जल गया, जाओ जाओ जाओ। ये बूथ कैप्चर की घटना 2005 से 2014 तक खूब मिलती हैं। हमने आने के बाद सबसे पहले दमकदाई खत्म की कि वोट डालने का अधिकार सबको है, जिसके मन में जिसको वोट डालने का मन आएगा, विचार आएगा, उसको डालो, लेकिन वोट नहीं डालेगा, कोई बूथ कैप्चरिंग करेगा, ये हरियाणा में नहीं होने देंगे। मित्रों, ये हमने किया। अभी ताजा उदाहरण बताता हूं ये कैसे अड़चन बनते हैं। हमने जब चुनाव की घोषणा हो गई, अभी मैंने मंच से किसी से कहा नहीं, आज मैं पहली बार कह रहा हूं मित्रों, जब घोषणा हो गई 1 अक्टूबर की, तो हमारे लोगों ने हिसाब लगाया, शिकायतें मिलनी शुरू हुई कि 28 और 29 2 दिन शनिवार रविवार है। अगर कोई आदमी 30 तारीख को छुट्टी ले लेगा तो 1 को चुनाव है, उस दिन भी छुट्टी होती है, 2 अक्टूबर की फिर छुट्टी है, तो ये 5 छुट्टियां इकट्ठी आ जाएंगी और निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में लोग जो है 5 छुट्टियों का लाभ लेके और घूमने निकल जाएंगे, वोट की परवाह ज्यादा नहीं करेंगे। चुनाव आयोग कहता है ज्यादा वोटिंग का हो, इसका प्रबंध सरकार को भी करना चाहिए, समाज को भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। हमने तो केवल लोगों को वोट ज्यादा पड़े, संविधान की रक्षा हो, हर किसी को वोट देने का अधिकार है, वो वोट देने से कतराए नहीं, मन में किसी और लालच में आके वोट डालना छोड़ ना जाए, इसलिए लिखी। और हमारे कांग्रेस के मित्र पता क्या कर रहे हैं? वो कह रहे नहीं, ये तो घबरा गए हैं, इसलिए चुनाव को टालना चाहते हैं। अरे भाई, हम चाहते हैं वोटिंग ज्यादा हो, ये ज्यादा वोटिंग कराने के अभी भी मूड में नहीं है। ये कहते हैं जितनी कम हो, और कम हो तो जो हमारे काबू के वोट होंगे हम कराएंगे, जो हमारे काबू के नहीं होंगे उनको बाहर धक्का मार के निकाल देंगे। आज भी इनकी मानसिकता है। भाई बहनों, आपको संभल के रहना है। चुनाव आयोग तारीख बदलेगा नहीं बदलेगा उनका काम है, लेकिन कम से कम आपके माध्यम से मैं सबको अपील करता हूं कि अगर उसी दिन भी चुनाव हो जाए तो हर किसी को, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे रिटायर्ड आदमी हो, छुट्टियों का लाभ लेके बाहर जाने के बजाय, वोट हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वोट हमारा राजनीतिक अधिकार है, वोट हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है। इस अधिकार का उपयोग जरूर करना। अगर नहीं करेंगे और फिर कुछ लुट जाएगा और बाद में पछताना पड़ेगा कि वो 1 वोट में डालता तो मैं शायद बच जाता। मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूं। ये हमारा करनाल में है। करनाल कारपोरेशन का वार्ड नंबर 1 का पार्षद का चुनाव हुआ और वो रिजर्व वार्ड था। हमारा कैंडिडेट नवीन कुमार और दूसरा कोई कैंडिडेट कांग्रेस का, दोनों के बराबर वोट आ गए। क्या करें? टॉस पर सहमति बनी, टॉस की, ये संयोग है और हमारे कैंडिडेट का, उसका सौभाग्य कह लो, उसका भाग्य कह लो कि वो जीत गया, टॉस से जीता। अगर यही 1 वोट अपनी फेवर का डल जाता तो टॉस की नौबत न पड़ती। राजस्थान में ये चुनाव नहीं, इससे पिछली बार का चुनाव, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री का दावेदार कैंडिडेट सीपी जोशी, शायद कांग्रेस का पिछली बार सीपी जोशी थे कैंडिडेट मुख्यमंत्री के, 1 वोट से हार गए थे, 1 वोट से। उसकी पत्नी ने वोट नहीं दिया, सोचा सब वोट दे रहे हैं तो क्या करेगी, घर बैठे चाय पी रही होगी, पूजा करने को जहां गई होगी। वोट का अधिकार और वोट का
कितना महत्व है, ये हमको समझना होगा। और ये अधिकार हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। हम अगर बाबा साहब अम्बेडकर को सच्चे रूप से मानते हैं, उनके प्रति हमारी मन में श्रद्धा है, तो हम जरूर इस काम को करें। और ये संविधान का झूठ कांग्रेस फैला रही है, इससे बच के रहना है। इन्होंने लोकसभा में एक पासा फेंका, हम में से कुछ लोग उस झांसे में आ गए, इससे बच के रहना है। संविधान की रक्षा कोई कर सकता तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इन्होंने चाहे संविधान की धज्जियां उस समय उड़ाई 1952-54 में, और चाहे आज ये संविधान की धज्जियां उड़ा रही 1975 के अंदर 25 जून को इमरजेंसी लगाना, ये संविधान में कहीं नहीं था। इन्होंने उस समय भी उड़ाई। धारा 370 हमने खत्म की संविधान की, उसका इन्होंने विरोध किया। तो मित्रों, अच्छे काम के लिए, समाज की अच्छी दिशा के लिए संविधान है। और ये संविधान की जो झूठी खबरें फैलाते हैं, इस संविधान की खबरों में हमको पढ़ना नहीं है। संविधान हमारा 12 हमारे उसके शेड्यूल हैं, 375 हमारे उसके जो आर्टिकल हैं, हर एक आर्टिकल का अपना एक महत्व है। इस सारे को हमको ध्यान से आगे बढ़ना है, किसी के झूठ में आना नहीं है। और एक बात राहुल गांधी फैला रहे हैं कि जातियों की गणना करो। अरे भाई, हमारा सामाजिक ताना बाना उनको सबको पता है किसकी क्या जातियां हैं और कितनी जाति है। लेकिन वही राहुल गांधी विधानसभा में हमारे एक मेंबर पार्लियामेंट ने पूछ लिया कि हम जातिगत गणना तो तब कराएंगे, पहले आप अपनी जाति बताओ। कांग्रेस लोग बिफर पड़े, नहीं, किसी को किसी की जाति को पूछने का अधिकार नहीं है। एक तरफ तो कहते हो जाति को पूछने का अधिकार नहीं है, और दूसरी तरफ आप कहते हो जातिगत गणना कराओ। तो जातिगत गणना पूछे बिना कैसे होगी? आप पूछोगे तब ना कि आपकी जाति क्या है। यानी दो तरफ, दोनों यानी क्या कहते, हार भी मेरी, जीत भी मेरी, पट भी मेरी, जीत भी मेरी। तो ये नहीं चलेगा। आप जिस स्टैंड पर हो, एक स्टैंड पर रहोगे। आप अपनी जाति बताओगे तो कुछ विचार कोई करेगा। आप अपनी जाति बताने के लिए तैयार नहीं हो और दूसरों को कहती जाति कराओ। मित्रों, इस पर भी हमको सावधान रहना है। आज कहने के लिए तो बहुत बातें हैं, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस के लोग जब ये अपने कार्यकाल की बातों को सामने रखेंगे, तब हम उनसे पूछेंगे कि आप उस समय बताओ दलितों के ऊपर कितने अत्याचार करते थे। उन अत्याचारों में चाहे वो मिर्चपुर कांड हो, चाहे वो अन्य स्थानों के ऊपर तरह तरह की जो इन्होंने अत्याचार किए हैं, उन अत्याचारों की लंबी फरिश्ता है। आपको सब मालूम है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मदीना कांड है, गोहाना कांड है, स्वीटी कांड कुरुक्षेत्र है, कितने ही इन्होंने प्लाट आवंटन में जो हेराफेरी की, हमको केवल चिट्ठी लिख के दे गए कि आपको 100 गज का प्लॉट मिलेगा। 20,000 लोग उनको कोर्ट में जाना पड़ा कि हमको सरकार ने चिट्ठी दे दी है, हमको प्लॉट नहीं मिल रहे। आज हमने पंचायतों की जमीन ढूंढी है, सब जमीनें कर आके 15,000 लोगों को प्लॉट 100 गज के दिए जा चुके हैं। और मैंने घोषणा की है कि जिनको प्लॉट नहीं मिलेगा, ये हमारा सरकार की घोषणा है कि उनको 1 लाख रुपया नगद देंगे, जो उन्होंने घोषणा की हुई है। घोषणाएं वो करते हैं, पूरी हम करते हैं। तो मैं तो आज इतना ही कहूंगा, क्योंकि ये समय ऐसा है। एक अंतिम विषय जरूर आपके सामने मैं रखूंगा। मित्रों, जो आरक्षण है, ये आरक्षण हमारी आवाज है। हमारे लिए कोई संघर्ष, अपने लिए तो संघर्ष है, दूसरे के साथ भिड़ने का नहीं है। आरक्षण का संविधान ने हमको एक मौका दिया है, लेकिन एक बात उसमें जरूर ध्यान रखें, यह आरक्षण सभी वंचितों को, गरीबों को, दलितों को दिया गया है। हम अगर मानो 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में अगर आरक्षण में मानो किसी एक वर्ग को लाभ मिला है, दूसरा वर्ग लगातार पिछड़ रहा है, तो अगर संविधान उसको भी अधिकार देता है, अब कोर्ट का भी निर्णय आया है कि उसका हिस्सा अगर किसी का मांगता है तो उसको अलग हिस्सा देने में भी हर्ज नहीं है। जैसे घर में 4 भाई हैं, चारों भाइयों को बराबर का हिस्सा मिलता है। कोई एक भाई कहे नहीं मेरा हिस्सा तो मुझे नहीं मिलता है, तो आखिर माता पिता क्या करता है? उस भाई को क्या करता है? उसको अलग कर देता है कि भाई तू अपना हिस्सा ले, तू रोजे रह, खुश रह। तो ऐसे अगर हमारे अंदर भी इस प्रकार का विषय चला है, इसकी कोई दुविधा मत रखे। जैसे बताया है हमारे मेघवाल जी ने कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि जो क्रीमी लेयर का विषय है ये कभी स्वीकार नहीं होगा, डॉक्टर अंबेडकर जी के सिद्धांत के विरुद्ध है। इसलिए अनुसूचित जमात तो अनुसूचित जमात है, इसलिए क्रीमी लेयर का मुद्दा बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। लेकिन हमारे बहुत से ऐसे वर्ग हैं, हमारी जातियां बहुत हैं। कोई जाति ये कहती कि हमको पूरा लाभ नहीं मिल रहा, हमको मिलना चाहिए। पहले सरकारें असमंजस में थी कि क्या संविधान इसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता है। संविधान के तौर पर कोर्ट में केस गए, आज से नहीं, ये 2004 से गए हुए 20 साल पुराने केस है।
अब से उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कोई समाज का वर्ग कहता है उसी अंदर से कि भाई मुझे पूरा मेरा मिलता नहीं है आबादी के हिसाब से, उन्होंने कहा उनको आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जहां शिक्षा का अधिकार सबको अब है, तो उसमें कोई वर्ग कहता है कि हमको कम नौकरी मिलती है तो उसको देने में कोई हद नहीं है, कभी ना तो वो भी हमारे बराबर आएंगे। हाँ, एक बात उसमें जरूर ध्यान करने की है कि सारा इकट्ठा ऐसी समाज का, एक जाति हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, सबको मिला के 20% रहेगा। आबादी के हिसाब से किसी वर्ग को अपना हिस्से का पूरा हिस्सा नहीं मिलता है तो वो दूसरे आबादी के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्हीं को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। जैसे भी आ रहा कि वंचित समाज को 10%, अन्य समाज को 10%, अगर वंचित समाज का 10% पूरा नहीं होता, 8% होता है, तो ये 2% जो है पुनः वापस अन्य जाति में आएगा। 20% रहेगा, वहीं कहीं और जाएगा नहीं। दोनों जगह पूरा नहीं होगा तो बैकलॉग रहेगा। तो इसलिए इस विषय में आपको कांग्रेस के लोग बहकाएंगे, खूब आपको भ्रम में डालेंगे, लेकिन हम अपनी समाज की एकता बना करके रखने के लिए एक न्याय का जो व्यवहार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उस पर ही चलना है। कुछ लीडर ऐसे हैं जो आपको आके कहेंगे कि आपका हिस्सा मारा गया, हमको हमारी आबादी के हिसाब से पूरा मिल गया, ये हमारे लिए संतोष की बात है। उधर उनको नहीं मिलेगा, वो हमारी तरफ आएगा तो हमारे लिए और बोनस होगा, हमारा हिस्सा कहीं नहीं जाएगा। ये गारंटी मोदी जी की गारंटी है। तो इस विषय में बिल्कुल समझ करके, और किसी को लगता है कि वो बहकाने आए हैं, कुछ उल्टे सीधा बोल जाएं, तो आप अपने नेताओं से स्पष्ट करना कि ऐसा बोलते हैं, उनको एकदम दुत्कारना है कि अनुसूचित जाति की एकता, चाहे वो ए वर्ग हो, बी हो, चाहे वो वंचित समाज हो, अन्य समाज हो, चाहे किसी जाति का हो, हमारी एकता बनी रहेगी तो हम अपने अधिकार को, आखिर बाकी समाज से भी अधिकार को लेने का काम हमारा है, उसको हम डॉक्टर अंबेडकर की बताई हुई और शिक्षाओं पर चल के हम करेंगे। आज के सम्मेलन में बहुत से विषय आपके सामने आए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय में मैंने आपके सामने लिया है। इसमें हम जो समाज के लोग हैं, हाँ, एक बधाई आपको मैं और देता हूं कि हमारी जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के लिए बहुत काम हमने किए। अभी 2 दिन पहले केंद्र की कैबिनेट ने यह कह दिया कि अब जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है और अब न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूनाइटेड पेंशन स्कीम आई है, 3 दिन पहले डिक्लेयर हुई है। अब उसमें और उसमें कोई अंतर रहा नहीं है। सरकार ने अपना हिस्सा, जहां एम्प्लॉय का 10% है, सरकार का 14% होता था, अब सरकार ने 14 से बढ़ा के अपना 18.5% कर दिया है। तो इसलिए 4.5% और बढ़ा दिया है। और अब पुरानी स्कीम और आज की स्कीम में कहीं कोई अंतर नहीं है। इतना ही है कि उसमें सरकार का हिस्सा भी आएगा, हमारा हिस्सा भी जाएगा, हमें सुरक्षा मिलेगी और ओल्ड एज पेंशन भी तो हमें मिल ही रही है। हमारे जो पेंशनर हैं उनको भी आजीवन पेंशन मिलेगी, उनकी फैमिली पेंशन मिलेगी, उनको बाकी सब लाभ मिलेंगे। तो जो केंद्र ने किया है, अभी तो चूंकि आचार संहिता है, इसलिए जहां आचार संहिता नहीं है उन्होंने तुरंत लागू कर दिया है। हरियाणा में हमारे मैनिफेस्टो में आएगा कि हम मैनिफेस्टो में होगा कि चुनाव के बाद इसको तुरंत लागू करेंगे। ये लाभ भी सब लोगों को निश्चित रूप से मिलेगा। आज आप लोग आए, बहुत दूर दूर से आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मनोहर लाल जी, जिन्होंने समाज के लिए एक दिशा देने का काम किया है। हमारे समाज के धुरंधर नेता भाई सुदेश कटारिया जी को आगे बढ़ाने का काम किया है। अब माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी को मोमेंटो भेंट करके सम्मान किया जाएगा भाई सुदेश कटारिया जी द्वारा। और जिन साथियों के नाम निर्धारित हैं वो साथीगण मोमेंटो के लिए ऊपर आए। बहुत मान सम्मान के साथ भाई सुदेश कटारिया जी तथा सभी टीम द्वारा माननीय मनोहर लाल जी को स्मृति चिन्ह, बाबा साहब की स्मृति चिन्ह भेंट की है।
और ये मात्र एक स्मृति चिन्ह ही है, ये बाबा साहब की ताकत है जो माननीय मनोहर लाल जी भी श्री सुदेश कटारिया जी के तहत समाज में बिखेरने का काम करेंगे, मोती पिरोने का काम करेंगे। हम बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मनोहर लाल जी जिंदाबाद, मनोहर लाल जी जिंदाबाद, सुदेश कटारिया जी जिंदाबाद, सुदेश कटारिया जी जिंदाबाद, मनोहर लाल जी जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मनोहर लाल कटारिया जी जिंदाबाद, मनोहर लाल जी जिंदाबाद, सुरेश कटारिया जी जिंदाबाद, सुदेश कटारिया जी जिंदाबाद।